नमस्कार। अपना आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण। इससे पहले हम सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसकी प्रकृति व इसके प्रकार पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रक्रिया के चरण। सबसे पहला जो चरण दे रखा है वो है समस्या का चुनाव। सामाजिक अनुसंधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चरण है वह है समस्या का चयन। किसी भी विषय में चिंता तब होती है जब व्यक्ति के समक्ष क्या है, कोई समस्या होती है, लेकिन हर विचार या समस्या शोध का विषय नहीं हो जाता। इसलिए समस्या का चयन करते समय हमें अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे विषय से संबंधित आवश्यक तथ्य उपलब्ध हो सकेंगे अथवा नहीं, समस्या से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा, समस्या से संबंधित साहित्य उपलब्ध है अथवा नहीं, एवं उस समस्या पर पूर्व में अध्ययन हो चुका है अथवा नहीं आदि। दोषपूर्ण समस्या के चयन से श्रम व साधन दोनों का अपव्यय होता है। इसलिए क्या है, योग्य व अनुभवी सर्वेक्षण करता है, शोधकर्ता होता है, वो सर्वप्रथम समस्या का क्या है, विधिवत चयन करता है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो संबंधित साहित्य का अध्ययन। समस्या के चयन के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संबंधित साहित्य का अध्ययन होता है। विषय पर उपलब्ध साहित्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन शोध कार्य को क्या है, सरल बनाता है। इसलिए विषय से संबंधित जो भी लेख और पुस्तकें होते हैं, पत्र व प्रतिवेदन होते हैं आदि का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन से अनुसंधान कार्य क्या है, सरल हो जाता है। संबंधित साहित्य के संबंध में एक जो है विद्वान हुए हैं पीवी यंग, उनका कहना है कि इस प्रकार के अध्ययन से हमें क्या है, विभिन्न निम्नलिखित लाभ मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे अध्ययन विषय से के संबंध में शोधकर्ता को ऐसी अंतर्सूझ प्राप्त होती है जिससे वह सही प्रश्न कर आवश्यक सूचनाएं एकत्र कर लेता है। उसे अध्ययन में उपयोगी सिद्ध होने वाली विधियों का ज्ञान भी हो जाता है। वह अवधारणाओं को समझने, प्राकृतिकों के निर्माण में सहायक भी होता है। तीसरा पॉइंट है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक अनुसंधान का जो तीसरा चरण है वो है इकाइयों का निर्धारण। इकाई का अर्थ होता है एकल सामाजिक स्थिति अथवा प्रघटना, जिसे कि संपूर्ण रूप में देखा जाता है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि वे अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हों तथा संपूर्ण समग्र की विशिष्ट प्रकृति की समरूपता के अनुसार क्या है, वो चयनित होनी चाहिए। इकाइयों के चयन में कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इकाइयाँ निश्चित होनी चाहिए और इस प्रकार की इकाई हो जिसे हमें क्या उचित तरीके से ज्ञात किया जा सके। इकाइयों में एक रूपता का होना आवश्यक है। इकाइयों में क्या है, एक स्थायित्व का होना भी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार जो इकाइयों का निर्धारण है वो हमारा तीसरा प्रक्रिया का चरण है। फोर्थ है प्राकल्पना का निर्माण। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि प्राकल्पना क्या होती है कि किसी भी विषय के बारे में उसके पहले से ही उसके बारे में विचार अपने दिमाग में बना लेना। प्रत्येक जो वैज्ञानिक अनुसंधान समस्या के अध्ययन के लिए किसी प्रस्तावना अथवा कथन को आधार जरूर मानता है, जो अनुसंधानकर्ता को अध्ययन सामग्री एकत्रित करने के लिए क्या मार्गदर्शन करती है। इन आधारों पर जब अनुसंधानकर्ता किसी अध्ययन या परीक्षण के लिए कारण प्रभाव जो होते हैं उन संबंधों पर आधारित कथनों का आधार बनाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्राकल्पना। प्राकल्पना शोध कार्य को क्या है, दिशा प्रदान करती है कि भी हमें किस डायरेक्शन में हमें हमारा जो है अनुसंधान करना है। शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है। ये प्राकल्पना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। प्राकल्पना के अभाव में
वैज्ञानिक जो होता है ना, अपने अध्ययन में क्रमबद्धता और व्यवस्था बनाए रखने में क्या है, पूर्णतया सक्षम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता के लिए शोध निर्धारण क्षेत्र का निर्धारण करना आवश्यक होता है, जिससे क्या तथ्यों का वस्तुनिष्ठ तरीके से संकलन किया जा सके। अध्ययन क्षेत्र का आकार लघु अथवा दीर्घ कैसा भी हो सकता है। यदि अध्ययन क्षेत्र अधिक विस्तृत है तो उचित निदर्शन विधि, मतलब बहुत में से कुछ को चुनना, निदर्शन विधि का मतलब है बहुत में से कुछ को चुनना। निदर्शन विधि से तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए क्षेत्र में से सीमित इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। ज़्यादा छोटे क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। अतः क्षेत्र का निर्धारण करते समय हमें अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक या जनसंख्यात्मक जो अन्य प्रकार की सीमाओं का निर्धारण भी हमें कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है सूचनादाताओं का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के बाद में क्या है, सूचनादाताओं का चयन किया जाता है। शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र से संबंधित सभी इकाइयों से संपर्क कर हमें क्या है, तथ्य एकत्रित करना दुष्कर कार्य होता है। तो इसलिए अतः अध्ययन के लिए क्या है, वो निदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस विधि के आधार पर समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। अगला है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। सूचना के स्रोतों के निर्धारण में दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जो जिसमें पहली बार अनुसंधानकर्ता द्वारा क्या सूचनाएं संकलित की जाती हैं, और द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत वे सूचनाएं होती हैं जो हम दूसरों के द्वारा संकलित करते हैं। अगला पॉइंट है उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण। सूचना प्राप्ति के स्रोतों के निर्धारण के बाद में जो है उपकरणों व प्रविधियों का चयन करना आवश्यक होता है। और उपकरण व प्रविधियाँ जितने अच्छे होंगे, कहने का मतलब है कि जितने श्रेष्ठ व उच्च स्तर के होंगे, तथ्यों का एकत्रीकरण भी क्या है उतना ही सही या कहें शुद्ध और विश्वसनीय होगा। अनुसूचित अथवा प्रश्नावली का प्रयोग सूचना प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। अनुसंधानकर्ता जो है इनका उपयुक्त निर्माण जो है करेगा, तो इनके माध्यम से क्या है सूचनाएं भी सही निकलेंगी। अगला है उपकरणों तथा प्रविधियों का परीक्षण। उपकरणों प्रविधियों के निर्धारण के बाद में उपकरणों प्रविधियों का क्या परीक्षण किया जाता है। इस में जो है जो उपकरण व प्रविधियों की उपयोगिता की जांच करने तथा उसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए पूर्व परीक्षण करना क्या है हमेशा लाभदायक होता है। इस प्रकार पूर्व परीक्षण अध्ययन में काम में लिए जाने वाले उपकरणों प्रविधियों तथा अन्वेषकों की जांच के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। उपकरणों प्रविधियों के परीक्षण के बाद में हमारी जो चरण है सिस्टमेटिकली चलेंगे। तो उपकरणों प्रविधियों का परीक्षण के पश्चात तथ्यों का अवलोकन व संकलन किया जाता है क्रमबद्ध रूप से। तथ्य संकलन के लिए सूचनादाताओं से क्या है संपर्क स्थापित किया जाता है। इस समय जो है अन्वेषक जो होता है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा जो भी अप्रासंगिक जो तथ्य हैं उनकी पुनः जांच की जाती है। तथ्यों की शुद्धता काफ़ी मात्रा में उसकी संकलन या एकत्रण जो विधि है उस पर क्या है डिपेंड करती है। अतः तथ्य संकलन में क्या है हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य पूर्णतया क्या है पक्षपात रहित हो या वस्तुनिष्ठ हो। अगला पॉइंट है तथ्यों का संपादन संकेतन वर्गीकरण व सारणी। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के अगले चरण में तथ्यों का संपादन संकेतन वर्गीकरण एवं सारणीयन होता है। इसमें जो है संपादन के अंतर्गत एकत्रित तथ्यों की शुद्धता उपयोगिता की क्या है जांच की जाती है। संकेतन वह क्रिया है जिसके द्वारा तथ्य के प्रत्येक
जो एक पक्ष होता है उसका एकांश होता है उसको सांकेतिक नाम देकर उसकी जो उसका नेचर उसकी प्रकृति है उसके अनुरूप एक कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार जो सांकेतिक नामों के आधार पर तथ्य के अंतर्गत उस वर्ग की कुल संख्या की गणना की जाती है। संकेतन के पश्चात शोध के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न समूहों में क्या विभाजित कर दिया जाता है, इस जो वर्गीकरण कहलाता है। सारणियन में वर्गीकृत जो तथ्य होते हैं, जिन तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, उनको संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए संख्यात्मक सारणियों में उनको रखा जाता है। तो इस प्रकार से तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण व सारणीयन किया जाता है। अगला पॉइंट है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। सामाजिक अनुसंधान के अगले इस चरण में तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन किया जाता है। तथ्यों, घटनाओं, विभिन्न दशाओं के मध्य सहसंबंधों को क्या है इसमें ज्ञात किया जाता है एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। कार्य कारण संबंधों के बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी जो कार्य है, जो भी घटना है, उसके पीछे जो भी घटना घटित हुई है या जो भी कार्य हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये कहलाते हैं कार्य कारण संबंध। तो कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन में वस्तुनिष्ठ सामग्री जो है वो काम में आती है, जो अनुसंधानकर्ता के पास होती है। अगला है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का अगला जो चरण है सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यीकरण का तात्पर्य प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इस प्रकार से व्याख्या करना है कि निदर्शन से प्राप्त जो भी निष्कर्ष होते हैं वो संपूर्ण, समग्र एवं जनसंख्या के लिए लागू हो सकें। उसके बाद में सामान्य नियम सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। समय व परिस्थिति परिवर्तन के साथ साथ पुराने नियमों की क्या पुनः परीक्षा की जाती है और नवीन नियमों व सिद्धांतों का क्या है इसमें प्रतिपादन किया जाता है। लास्ट पॉइंट है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। सामाजिक अनुसंधान का जो अंतिम चरण है वो अनुसंधान के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण है। अनुसंधान कार्य की संपन्न होने के बाद में क्या है कि उसके परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता है, तब तक उसकी जो अनुसंधान की उपयोगिता है वो कमी आंकी जाती है। अतः अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। प्रतिवेदन हमेशा सरल होना चाहिए और वैज्ञानिक शब्दावली में उसको क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन में हमेशा से अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया, हमेशा ही जो है अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और तथ्यों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण हैं 40, जिनमें जो सामाजिक अनुसंधान किया जाता है वो इन्हीं क्रमबद्ध चरणों के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।